नमस्कार। आज हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं वो शायद हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, भारती एयरटेल। हाँ बिल्कुल। ये दुनिया की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में गिनी जाती है। और इनका कारोबार सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अफ्रीका तक कुल 18 देशों में फैला है। जी। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे कंपनी के अपने आंकड़ों और उनकी जो स्ट्रैटेजी डिटेल्स हैं उन पे आधारित है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एयरटेल की आज की स्थिति क्या है, इसके मुख्य काम क्या चल रहे हैं और आगे का क्या प्लान है, किस दिशा में ये बढ़ रहे हैं। और समझने को बहुत कुछ है। ये दुनिया में तीसरे नंबर पर है और भारत में देखें तो रेवेन्यू मार्केट शेयर मतलब कमाई में हिस्सेदारी करीब 37% है। काफी बड़ा हिस्सा है ये। हाँ, दबदबा तो साफ दिखता है। लेकिन ये सिर्फ एक मोबाइल कंपनी तो अब रही नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। मोबाइल, ब्रॉडबैंड, डीटीएच ये तो हैं ही, पर अब तो इनके पास एयरटेल फाइनेंस, एयरटेल आईक्यू, वो नेक्स्ट्रा डेटा सेंटर्स हैं, एक्सट्रीम, विंक म्यूजिक। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक भी तो है। काफी सारी डिजिटल चीजें आ गई हैं। हाँ, पोर्टफोलियो काफी फैल गया है। और अगर इनके ऑपरेशन के स्केल की बात करें तो मार्च 2024 तक इनके पास करीब 3.5 लाख मोबाइल टावर थे। 3.5 लाख? हाँ, और 7.5 लाख से ज्यादा मोबाइल ब्रॉडबैंड बेस स्टेशंस और फाइबर नेटवर्क भी करीब 4.5 लाख रूट किलोमीटर का। बाप रे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत में ग्राहक कितने बताए? भारत में 35 करोड़ से ज्यादा, और इनकी जो डिजिटल सर्विसेज हैं उन पर महीने के करीब 22 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। अच्छा, और अफ्रीका, वहां क्या स्थिति है? अफ्रीका में भी पकड़ बहुत मजबूत है। वहां 21 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। ओहो। और उनका जो एयरटेल मनी प्लेटफॉर्म है वो साल में करीब $112 बिलियन के ट्रांजैक्शन कर रहा है। $112 बिलियन मोबाइल मनी से? जी हाँ। तो कमाई का अगर ब्रेकडाउन देखें पिछले फाइनेंशियल ईयर मतलब FY24 में, तो 57% भारत से आया, 27% अफ्रीका से, और बाकी जो 16% बचा वो एंटरप्राइज बिजनेस, होम ब्रॉडबैंड और डीटीएच से। अच्छा, तो मतलब भारत और अफ्रीका ये दो सबसे बड़े मार्केट्स हैं कमाई के लिहाज से। अब जरा इनकी स्ट्रेटेजी पर आते हैं। मैंने सुना है प्रीमियमीकरण पर बहुत जोर है, ये क्या है असल में? हाँ, सही सुना आपने। प्रीमियमीकरण का सीधा मतलब है कि कंपनी अब उन ग्राहकों पर ज्यादा फोकस कर रही है जो ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं, मतलब हाई वैल्यू कस्टमर्स। अच्छा। उनका टारगेट है ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। हर ग्राहक से औसत कमाई उसको 300 रुपए तक ले जाना। 300 रुपए ARPU अभी कितना है वैसे? अभी वो इस आंकड़े की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन लक्ष्य 300 का रखा है। और इस वजह से आपने देखा होगा जून 2024 में टैरिफ 17 से 19% तक बढ़ा दिए। हाँ हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। तो ये साफ इशारा है कि सस्ते प्लान से ज्यादा वो अब क्वालिटी सर्विस और उससे होने वाली ज्यादा कमाई पर ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। और इस स्ट्रैटेजी के लिए जाहिर है नेटवर्क तो बहुत तगड़ा चाहिए होगा, खासकर 5G। हाँ, वही मैं पूछने वाला था, 5G का जो स्टेटस है? देखिए, 5G नेटवर्क तो इन्होंने बड़े स्केल पर डिप्लॉय कर दिया है। एक अच्छी बात यह है कि केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो ये बड़े खर्च होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाँ, नेटवर्क वगैरह लगाने का खर्च, हाँ, वो अब थोड़ा स्टेबल हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। क्योंकि जो सबसे बड़ा खर्च था वो FY23 में हुआ था, जब इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदने पर 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। ओहो, तो बहुत बड़ी रकम थी। बहुत बड़ी। अभी जून 2024 की जो नीलामी हुई उसमें इन्होंने करीब 6,800 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम लिया, पर वो ज्यादातर पुराने लाइसेंस रिन्यू करने के लिए था। अच्छा। तो अब ऐसा लग रहा है कि आगे का जो बड़ा निवेश होगा वो शायद अफ्रीका के मार्केट पर फोकस हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। निवेश की बात चली रही है तो गूगल के साथ इनकी बड़ी पार्टनरशिप हुई थी, उसकी भी काफी चर्चा थी। हाँ, वो बहुत अहम डील है। गूगल ने अपने गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड से एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश का कमिटमेंट किया है। $1 बिलियन? हाँ, इसमें से $700 मिलियन में तो गूगल ने एयरटेल में करीब 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है। अच्छा। और बाकी जो $300 मिलियन है वो अलग अलग कमर्शियल एग्रीमेंट्स के लिए हैं, मतलब मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। तो ये दिखाता है कि एयरटेल अपने डिजिटल फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस है। और गूगल के अलावा भी तो हैं शायद Amazon, माइक्रोसॉफ्ट। हाँ बिल्कुल, अमेजन, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, नेटफ्लिक्स, इन सब बड़ी कंपनियों के साथ इनके समझौते हैं। अभी हाल ही में किया की जो कनेक्टेड कारें हैं, किया कनेक्ट 2.0, उसके लिए भी एयरटेल के साथ पार्टनरशिप हुई है। अच्छा,
तो सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं, ये खुद भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे वो इंडस टावर्स वाला मामला। जी हाँ, उन्होंने इंडस टावर्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, वोडाफोन से कुछ हिस्सा खरीदकर। अब उनकी हिस्सेदारी करीब 48% हो गई है। तो टावर इंफ्रा पर कंट्रोल बढ़ गया इनका। हाँ, उससे फायदा होगा। और साथ ही इनका एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी है, उसके जरिए ये नई कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। जैसे वाहन इंक नाम की एक कंपनी में इन्होंने और हिस्सेदारी खरीदी है। और इसके अलावा एक ब्लॉकचेन कंपनी है अकिलिस, और एक SD वैन स्टार्टअप है लावेल नेटवर्क्स। इनमें भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। SD वैन, ये क्या होता है? ये एक तरह की स्मार्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो खासकर एंटरप्राइजेज यानी बिजनेस के लिए नेटवर्क मैनेजमेंट को आसान और बेहतर बनाती है। तो ये निवेश दिखाते हैं कि एयरटेल फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी पैसा लगा रहा है। समझ गया। तो ये सब तो ठीक है, ग्रोथ प्लान्स, फ्यूचर टेक, लेकिन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है? इतना सब करने में कर्ज तो बहुत चढ़ गया होगा। हाँ, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। मार्च 2024 के आखिर में कंपनी पर कर्ज करीब 1,52,000 करोड़ का था। 1.5 लाख करोड़ कर्ज है। ये तो चिंता की बात हो सकती है। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि इन्होंने अपने फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स FCCBs का बकाया काफी कम कर दिया है। अब वो सिर्फ $63 मिलियन के करीब रह गया है। अच्छा, तो अगर हम समराइज करें तो एयरटेल एक बहुत बड़ी ग्लोबल टेलीकॉम कंपनी है, भारत में लीडर है, अफ्रीका में भी मजबूत पकड़ है। सही। मोबाइल से आगे बढ़कर डिजिटल सर्विसेज में जारी है, प्रीमियमीकरण यानी ज्यादा ARPU वाले ग्राहकों पर फोकस है, 5G तैयार है, गूगल जैसी कंपनी से पार्टनरशिप है, और साथ में इंडस टावर जैसे एसेट्स और नई स्टार्टअप्स में निवेश करके अपनी पोजीशन और मजबूत कर रही है। बिल्कुल। स्ट्रैटेजी तो एम्बिशियस है, ग्रोथ दिख रही है, पर सिर पर कर्ज का बोझ भी भारी है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन जैसा हमने कहा, 5G का बड़ा खर्च अब पीछे छूट गया है, तो शायद केपेक्स अब थोड़ा नियंत्रण में रहेगा। तो आखिर में सोचने वाली बात यह रह जाती है कि अब जब 5G पर बड़ा खर्च कम हो गया है, तो एयरटेल अपने इस भारी कर्ज को मैनेज करते हुए अफ्रीका में और ग्रोथ और ब्लॉकचेन जैसी नई टेक्नोलॉजीज में भविष्य के निवेश के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? ये बड़ा सवाल है। और गूगल के साथ जो ये पार्टनरशिप गहरी होती जा रही है, उसका एयरटेल के डिजिटल फ्यूचर के लिए असल मतलब क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की। इसके ना दो बिल्कुल अलग चेहरे दिख रहे हैं आजकल। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ है, हाँ, और दूसरी तरफ भारी दबाव। हमारे पास कुछ बड़ी कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स हैं। भारतीय एयरटेल है, भारतीय हेक्साकॉम, वोडाफोन आइडिया, टाटाकॉम, टाटा टेली, MTNL और रिलायंस कम्युनिकेशंस भी। तो एक तरफ कुछ कंपनियां हैं जो मुनाफे में उड़ रही हैं, दूसरी तरफ कुछ हैं जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई हैं। सही। चलिए इन आंकड़ों की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि ये नंबर्स असल में क्या कहानी कह रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये असल में कंपनियों की सेहत का आईना है। उनकी ताकत, उनकी चुनौतियां, सब सामने आ जाता है जब हम इन्हें एक साथ रख कर देखते हैं, है ना? हाँ, तो भारतीय एयरटेल से शुरू करते हैं। मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल बाजार कीमत लगभग 12 लाख करोड़। ये तो बहुत बड़ी प्लेयर है। बहुत बड़ी, सेक्टर की लीडर कह सकते हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 132% से ज्यादा। ये नंबर इतना जबरदस्त क्यों लग रहा है? हाँ, ये वाकई प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि कंपनी बाजार में अपनी पकड़ कितनी मजबूत कर रही है और मुनाफा बढ़ाने में कामयाब हो रही है। और एक और चीज, प्रमोटर होल्डिंग मतलब कंपनी के मालिकों की हिस्सेदारी, वो भी 52% से ज्यादा है। ये एक तरह से स्थिरता और भरोसे का संकेत देता है। अच्छा, और इसी ग्रुप की भारतीय हेक्साकॉम भी है लिस्ट में। हाँ, भारतीय हेक्साकॉम, उसका मार्केट कैप एयरटेल से काफी कम है, करीब 95,000 करोड़। लेकिन उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए, 116%, और खासकर एक साल का रिटर्न 74% से ज्यादा। ये बहुत शानदार है। और प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ तो और भी ज्यादा है। हाँ, यहाँ 70% है। तो दोनों कंपनियों में प्रमोटर का भरोसा काफी ज्यादा दिखता है। अच्छा, ये तो हुई एयरटेल और हेक्साकॉम की बात, जो अच्छा कर रही हैं। अब जरा वोडाफोन आइडिया के नंबर देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। मार्केट कैप ठीक ठाक है, लगभग 80,000 करोड़। मतलब कंपनी घाटे में जा रही है। सीधा सीधा घाटा। और सबसे बड़ी चिंता, कर्ज 2,33,000 करोड़ से ज्यादा। ये तो एयरटेल से भी ज्यादा है।
हाँ, और ये कर्ज वाकई बहुत बड़ा बोझ है। देखिए, 2,33,000 करोड़ का कर्ज सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये सीधे तौर पर कंपनी की जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे 5G, उसमें खुलकर निवेश करने की क्षमता को लिमिट कर सकता है। बिल्कुल, खासकर तब जब दूसरी कंपनियां जैसे एयरटेल तेजी से आगे बढ़ रही हैं। एग्जैक्टली और ऊपर से प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, मतलब कंपनी साल दर साल पैसा खो रही है। ये स्थिति को और गंभीर बनाता है। अब टाटा कम्युनिकेशंस को देखते हैं। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है मुझे। प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है 23%। जी, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छा है। और ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, जो दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है, वो 55% से ज्यादा है। ये तो जबरदस्त है। हाँ, ROE बहुत ऊंचा है, इसमें कोई शक नहीं। ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के निवेश पर अच्छा रिटर्न पैदा कर रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर पिछले एक साल में निवेशकों को नुकसान -6.67% क्यों हुआ? मैं थोड़ा चौंक गया ये देखकर। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है। देखिए, हो सकता है बाजार का सेंटिमेंट कुछ और कह रहा हो, या कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जो इन खास आंकड़ों में सीधे सीधे नहीं दिख रहे हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि सिर्फ एक दो नंबर्स देख के पूरी तस्वीर नहीं बनती, हमें डेट भी देखना होगा और भी चीजें। सही कहा। और फिर कुछ दूसरी कंपनियां हैं जैसे टाटा टेली, MTNL, रिलायंस कम्युनिकेशंस। इनके कई अहम इंडिकेटर्स जैसे ROA, रिटर्न ऑन एसेट्स, हाँ, ROE यानी कंपनी अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके कितना कमा पा रही है, वो और ROE दोनों ही नेगेटिव हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस का प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव है, और MTNL और रिलायंस कम्युनिकेशंस का CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस, एक शेयर का दाम, वो तो बहुत ही कम है, 50 रुपए और लगभग 1.5 रुपए। सही। इन कंपनियों में ना एक पैटर्न सा दिखता है, लगातार घाटा, संपत्ति पर कम या नेगेटिव रिटर्न, और जैसा आपने कहा, बाजार का भरोसा भी कम लगता है, जो उनके शेयर प्राइसेस साफ है। टाटा टेली और MTNL पर कर्ज भी उनकी मार्केट कैप की तुलना में काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि सेक्टर के इस हिस्से में कंपनियां गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं, फंसी भी हैं एक तरह से। इन सभी कंपनियों की बात करते हुए कर्ज यानी डेट का जिक्र बार बार आ रहा है। वोडाफोन आइडिया पर तो सबसे ज्यादा है ही। हाँ, 2.33 लाख करोड़। लेकिन भारतीय एयरटेल पर भी कम नहीं है, 2,13,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बिल्कुल, एयरटेल भले ही मजबूत दिख रही है, प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन इतना बड़ा कर्ज भविष्य में उनकी विस्तार योजनाओं पर या अगर कभी आर्थिक उतार चढ़ाव आया तो थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। सही। कर्ज का लेवल, चाहे कंपनी मुनाफे में हो या घाटे में, उसकी वित्तीय सेहत और भविष्य की योजनाओं के लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। और वोडाफोन आइडिया के केस में तो कर्ज उसकी मार्केट कैप से लगभग 3 गुना है। ये स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की एक काफी मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ एयरटेल और हेक्साकॉम जैसी कंपनियां हैं जो शानदार ग्रोथ और रिटर्न दिखा रही हैं। हाँ, जो मजबूत दिख रही हैं। तो दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया, MTNL, रिलायंस कम्युनिकेशंस जैसी कंपनियां हैं जो भारी कर्ज और घाटे से संघर्ष कर रही हैं। बिल्कुल। ये नंबर्स एक खास समय के हालात बता रहे हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए बड़े सवाल खड़े करते हैं। क्या ये जो फासला है अच्छा प्रदर्शन करने वालों और संघर्ष करने वालों के बीच, ये और बढ़ेगा? कंपनियां इस भारी कर्ज से कैसे निपटेंगी, और इसका असर बाजार में कंपटीशन और ग्राहकों पर आखिरकार कैसा पड़ेगा? हाँ, ये बड़े सवाल हैं और सुनने वालों के लिए भी एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। इन अलग अलग वित्तीय हकीकतों को देखते हुए आपको क्या लगता है, आने वाले समय में टेलीकॉम सेक्टर में इनोवेशन पर, नेटवर्क की क्वालिटी पर और ग्राहकों को जो सेवाएं मिलती हैं, उन पर इस बड़े अंतर का क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार। आज हम एयरटेल के पिछले करीब 10 साल के वित्तीय सफर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक के अनुमानित कंसोलिडेटेड आंकड़े हैं। हाँ, ये 03 एयरटेल PNL PDF फाइल से हैं, जिसमें कंपनी और उसकी सब्सिडियरीज सबका मिला जुला हिसाब है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस डेटा से एयरटेल की कहानी को समझना। क्या रुझान रहे हैं, कैसे उतार चढ़ाव आए। हाँ, सही। पहली नजर में तो खासकर पिछले कुछ सालों को देखें तो बिक्री में काफी तेजी दिखती है। हाँ, ग्रोथ तो है। ये वाकई एक रोलर कोस्टर राइड लगती है। चलिए इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो शुरुआत बिक्री से करते हैं। मार्च 2014 में सेल्स थी करीब 85,864 करोड़
और मार्च 2025 का अनुमान है 1,72,985 करोड़। मतलब लगभग डबल। हाँ, 10-11 साल में डबल होना ये काफी इंप्रेसिव लगता है ऊपर से। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है ना? ग्रोथ रेट में काफी वॉलेटिलिटी रही है। बिल्कुल। जैसे मार्च 2016 में ग्रोथ सिर्फ 0.45% थी, बहुत ही कम। हाँ, फ्लैट ही कह सकते हैं। और फिर 2017 और 18 में तो नेगेटिव ग्रोथ -1.10% और फिर -13.44%। ये तो गिरावट थी। हाँ, वो दौर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए वैसे भी मुश्किल था। काफी प्राइस वॉर चल रहा था। सही कहा। लेकिन फिर हाल के साल देखिए, मार्च 2023 में 19.39% की ग्रोथ। और 2025 के लिए अनुमान है 15.34% का। तो ये जो इतना उतार चढ़ाव है, ये क्या बताता है? देखिए, बिक्री एक पहलू है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी ओपीएम % की कहानी ज्यादा दिलचस्प है यहाँ। अच्छा, कैसे? वो ऐसे कि मार्च 2014 में ओपीएम था 31%। ठीक है। और मार्च 2025 में अनुमान है 54% का। 31 से 54%, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कंपनी हर 100 रुपए की बिक्री पर अब कहीं ज्यादा कमा रही है। पहले 31 रुपए, अब 54 रुपए। तो या तो उन्होंने कीमतें बढ़ाई या फिर खर्चे कम किए, या दोनों। हाँ, ज्यादातर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एफिशिएंसी बढ़ी है, ये साफ दिखता है। हाँ, और ये बढ़ी हुई कमाई फिर नेट प्रॉफिट में दिखनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। मार्च 2020 और 2021 भारी घाटा। हाँ, वो बड़े झटके वाले साल थे। -32,183 करोड़ और -15,084 करोड़। इतना बड़ा लॉस। हाँ, वो एजीआर ड्यूज वाला मामला था, स्पेक्ट्रम कॉस्ट्स थी, काफी प्रेशर था उस समय। समझ गई। तो वो बहुत मुश्किल दौर रहा होगा, लेकिन फिर एकदम से पासा पलट गया। बिल्कुल। मार्च 2023 में 8,346 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2025 का अनुमान तो 33,556 करोड़ का है। जी, घाटे से निकलकर इतने बड़े मुनाफे तक आना, ये कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ में एक मेजर टर्न अराउंड दिखाता है। ये सिर्फ रिकवरी नहीं, ये तो एक मजबूत वापसी लग रही है। सही कहा। और अगर हम कंपाउंडेड ग्रोथ रेट्स देखें पिछले कुछ सालों के, तो ये कहानी और साफ हो जाती है। हाँ, वो आंकड़े क्या कहते हैं? पिछले 5 सालों में बिक्री की कंपाउंडेड ग्रोथ 15% रही है। ठीक है, 15%। लेकिन प्रॉफिट की कंपाउंडेड ग्रोथ 31% रही है। तो प्रॉफिट ज्यादा तेजी से बढ़ा है बिक्री के मुकाबले। बिल्कुल। और अगर पिछले 3 साल देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ 96% कंपाउंडेड रही है। 96%। और टीटीएम मतलब पिछले 12 महीने का देखें तो 133%। 133%, ये गति तो मतलब असाधारण है। हाँ, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। तो ये तो हुई कंपनी की बात। हाँ। पर निवेशकों को इसका क्या फायदा मिला? मतलब प्रति शेयर आय, ईपीएस कैसा रहा? अच्छा सवाल है। ईपीएस भी इसी ट्रेंड को फॉलो करता है। मार्च 2020 में ईपीएस था -55.06 रुपए नेगेटिव, यानी हर शेयर पर नुकसान। हाँ। और मार्च 2023 में ये बढ़कर हो गया 14.97 रुपए पॉजिटिव। और 2025 का अनुमान है 58.85 रुपए प्रति शेयर। -55 से लगभग +59 रुपए। हाँ, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और मार्केट ने भी इसे पहचाना है। स्टॉक प्राइस CAGR अगर देखें, हाँ, तो पिछले 5 साल का 29% है और पिछले 1 साल का 41%। 41% पिछले 1 साल में। हाँ ये तो शानदार रिटर्न है। जी। और एक और मैट्रिक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। पिछले साल ये 28% रहा। 28% ROE भी काफी मजबूत माना जाता है ना? हाँ, काफी अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे पर कंपनी कितना कमा रही है। तो संक्षेप में कहें तो कुछ बहुत मुश्किल सालों के बाद एयरटेल ने जबरदस्त वापसी की है। बिक्री बढ़ी, मार्जिन सुधरे और मुनाफा आसमान छू रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये डेटा साफ तौर पर पिछले 3 से 5 सालों में एक बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट और उसके कामयाब होने की कहानी कहता है। खासकर वो ओपीएम का 31% से बढ़कर 54% तक जाना। हाँ, और वो भारी घाटे से निकलकर इतने बड़े मुनाफे तक पहुंचना, ये मैनेजमेंट की काबिलियत और मार्केट में कंपनी की पोजीशन की मजबूती दिखाता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को समाप्त करते हुए मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी। ये जो 2025 के लिए इतने ऊंचे अनुमान हैं,
इस ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एयरटेल को किन बाहरी फैक्टर्स या अपनी किन अंदरूनी रणनीतियों पर फोकस करना होगा? ये बहुत अहम सवाल है। कंपटीशन है, रेगुलेटरी माहौल है, 5G का विस्तार है, नई टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत कुछ है जिस पर उन्हें ध्यान देना होगा। सही कहा। इस पर शायद हम अगली बार और बात कर सकते हैं। जरूर। नमस्कार। आज हम एयरटेल के तिमाही नतीजों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक के जो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब नंबर्स के पीछे क्या चल रहा है। चलिए सीधे आंकड़ों पर ही आते हैं। पहली नज़र में एक चीज़ तो साफ दिखती है, सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2022 में ये लगभग 31,500 करोड़ थी और मार्च 2025 तक आते आते ये करीब 47,900 करोड़ हो गई। हाँ, ये तो मतलब एक क्लियर अप ट्रेंड है सेल्स में। बिल्कुल। लेकिन एक और चीज़ है, YOY सेल्स ग्रोथ, मतलब सालाना बिक्री वृद्धि दर। उसमें थोड़ा ड्रामा है। मार्च 2022 में ये 22% से ज़्यादा थी, अच्छी थी, पर बीच में जैसे सितंबर 2023 में ये गिरकर सिर्फ 7.3% रह गई और फिर मार्च 2025 तक ये दोबारा 27% से ऊपर पहुंच गई। तो रफ्तार बदली है। हाँ, ये YOY ग्रोथ का पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि ग्रोथ हमेशा एक सी नहीं रही। लेकिन अगर हम ऑपरेशनल साइड देखें, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो ज्यादा कंसिस्टेंटली बढ़ा है। मार्च 2022 में करीब 16,000 करोड़ था और मार्च 2025 में 27,000 करोड़ के पार। ये एक मजबूत ग्रोथ है। अच्छा, मतलब ऑपरेशंस ठीक चल रहे हैं। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और अहम बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM परसेंटेज, वो कमाल का स्थिर रहा है। मतलब ज्यादातर 50 से 56% के बीच ही रहा है। 56%? वो भी मार्च 2025 में? जी हाँ, ये बहुत अच्छा संकेत है। दिखाता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशंस को कितनी एफिशिएंटली मैनेज कर रही है, खासकर टेलीकॉम जैसे सेक्टर में जहां इतना कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट प्रेशर है। ये तो अच्छी बात है। कोर बिजनेस मजबूत लग रहा है। लेकिन कहानी असली मोड़ लेती है जब हम नेट प्रॉफिट पर आते हैं। हाँ। इसमें तो गजब का उतार चढ़ाव है। मतलब मार्च 2022 में 2,000 करोड़ से शुरू हुआ, फिर दिसंबर 2024 में अचानक 14,800 करोड़। ये तो बहुत बड़ा जंप है। और फिर अगली तिमाही मार्च 2025 में ये वापस 11,000 करोड़ पर आ गया। ये क्या है? हाँ, ये आंकड़े पहली नजर में चौंकाते हैं। इसका एक बड़ा कारण है एक्सेप्शनल आइटम्स, मतलब वो आय या खर्चे जो कंपनी के रेगुलर बिजनेस का हिस्सा नहीं है। आप डेटा में देखें, जून 2023 में एक बड़ा नेगेटिव आइटम था, करीब -3,400 करोड़ का। और फिर दिसंबर 2024 में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आइटम, करीब +7,500 करोड़ का। ओह अच्छा, तो ये वंस ऑफ चीजें हैं। बिल्कुल। और जाहिर है इतने बड़े अमाउंट सीधे सीधे नेट प्रॉफिट को हिट करते हैं, ऊपर या नीचे। इसीलिए अगर हम इन एक्सेप्शनल आइटम्स का असर हटाकर प्रॉफिट देखें, जिसे कहते हैं प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग एक्सेप्शनल आइटम्स, तो तस्वीर थोड़ी ज्यादा स्टेबल लगती है, थोड़ी ज्यादा भरोसेमंद। 9,100 करोड़। बाप रे, ये तो काफी फर्क है। हाँ, और वैसे ही मार्च 2025 में रिपोर्टेड प्रॉफिट 11,000 करोड़ था, पर बिना एक्सेप्शनल आइटम्स के ये करीब 12,600 करोड़ होता। अच्छा, तो मतलब एक्सेप्शनल आइटम्स हटा दें तो मार्च 2025 का प्रदर्शन दिसंबर 2024 से बेहतर था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सिर्फ हेडलाइन नंबर पर नहीं जाना चाहिए। सही बात है। तो फिर जाहिर है EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पर भी ऐसा ही असर पड़ा होगा। हाँ, एकदम। EPS भी इसी तरह उछला गिरा है। मार्च 2022 में 3.41 रुपीस था, दिसंबर 2024 में 25.95 रुपीस तक पहुंच गया। 25 रुपए? हाँ, और फिर मार्च 2025 में गिरकर 19.33 रुपीस पर। और इसी वजह से YOY प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी कहीं -13% दिखा रहा है, कहीं +477%। बाप रे, 477%। ये तो सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से ही इतना वेरिएशन दिख रहा है। हाँ, काफी हद तक। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लगता है कि एयरटेल का जो मेन बिजनेस है, मतलब सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो तो सही दिशा में जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। सेल्स बढ़ रही हैं, ऑपरेशन से होने वाला मुनाफा भी बढ़ रहा है और मार्जिन भी स्टेबल है, जो एफिशिएंसी दिखाता है। ये कोर स्ट्रेंथ है। ये तो पॉजिटिव है। पर कहानी का दूसरा पहलू, ये एक्सेप्शनल आइटम्स हैं। ये नेट प्रॉफिट और EPS को बहुत ज्यादा वोलेटाइल बना रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे कर रहे हैं।
तो तिमाही दर तिमाही कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आप सिर्फ बॉटम लाइन देखें। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एयरटेल के फंडामेंटल्स मतलब जो कोर बिजनेस है वो तो मजबूत दिख रहा है, बिक्री और ऑपरेशनल मार्जिन अच्छे हैं। सही। लेकिन अगर किसी को कंपनी के मुनाफे को सही से समझना है तो इन एक्सेप्शनल आइटम्स पर ध्यान देना ही होगा। सिर्फ हेडलाइन नेट प्रॉफिट के आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते। बिल्कुल सही कहा। ये विश्लेषण यही याद दिलाता है कि हमें हमेशा थोड़ा गहराई में जाकर देखना चाहिए। नंबर्स की बारीकियों को समझना जरूरी है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, एयरटेल की बिक्री लगातार बढ़ रही है, ऑपरेशनल मार्जिन भी स्थिर है। तो ये ट्रेंड्स कंपनी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में क्या संकेत देते हैं, खासकर तब जब 5G में इतना निवेश हो रहा है और कंपटीशन भी जबरदस्त है। इस पर सोचा जा सकता है। तो आज हमारे सामने है एयरटेल की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के कुछ खास आंकड़े। ये मार्च 2014 से लेके मार्च 2025 तक के अनुमानित फिगर्स हैं, सब करोड़ रुपए में है। और हमने ये मतलब 5airtelbalanceSheet.pdf से उठाए हैं। मकसद ये है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी समझें, जो बड़े बदलाव हुए हैं इस दशक में उनको देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, इसमें काफी कुछ है देखने को। पहली नजर में ही जो चीज एकदम सामने आती है वो है कंपनी का साइज, मतलब टोटल एसेट्स। 2014 में थे करीब 1,81,000 करोड़ और 2025 तक अनुमान है 5,14,000 करोड़ के पार। ये तो मतलब लगभग 3 गुना हो गया। जबरदस्त ग्रोथ है ये तो। हाँ बिल्कुल, और ये अकेले नहीं देखना चाहिए। इसी टाइम में अगर आप टोटल लायबिलिटीज देखें, मतलब कुल देनदारियां, वो भी लगभग इसी रफ्तार से बढ़ी हैं। अच्छा, हाँ वो भी दिख रहा है। तो ये क्या दिखाता है? कंपनी का स्केल बढ़ा है, ऑपरेशंस बढ़े हैं बहुत तेजी से। लेकिन इस विस्तार के लिए पैसा भी बाहर से काफी उठाया गया है। एसेट्स और लायबिलिटीज का साथ साथ इतना बढ़ना, ये बड़े बदलाव का सिग्नल है। हाँ, और पैसा जुटाने की बात आई तो बोरोइंग्स मतलब उधार वाला जो सेक्शन है उसमें भी काफी बड़े नंबर्स हैं। खास तौर पर ये लॉन्ग टर्म वाली बोरोइंग्स 2014 में थी करीब 76,000 करोड़ और 2025 तक ये 2,13,000 करोड़ से भी ज्यादा दिख रही हैं। बीच में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है पर ट्रेंड तो ऊपर का ही है। बिल्कुल। और एक और चीज, 2019 से ये लीज लायबिलिटीज दिखने लगी हैं। ये क्या है? ये भी 2025 तक 65,000 करोड़ पहुंच गई हैं। हाँ, ये लीज लायबिलिटीज वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये असल में ना वो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे इन IAS 116। अच्छा, हाँ। उसकी वजह से है। अब कंपनियों को अपने जो ऑपरेटिंग लीज हैं उनको भी बैलेंस शीट पे लायबिलिटी दिखाना पड़ता है। तो इससे कागज पर लायबिलिटीज और एसेट्स दोनों बढ़ गए हैं। लेकिन हाँ, बड़ी पिक्चर यह है कि कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए, कर्ज काफी लिया है। टेलीकॉम सेक्टर में ये होता भी है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, स्पेक्ट्रम खरीदना है, पैसा तो लगता है। सही बात है। वैसे एक पॉजिटिव चीज भी है, कंपनी के रिजर्व्स भी बढ़े हैं। 2014 में करीब 58,000 करोड़ थे, अब 1,10,000 करोड़ से ज्यादा हैं 2025 में। तो ये कुछ हद तक कंपनी की कमाई और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी दिखाता है। अच्छा, तो मतलब पैसा आया, कर्ज बढ़ा, कुछ अपनी कमाई भी जमा हुई। अब सवाल ये कि ये पैसा लगाया कहाँ? फिक्स एसेट्स का ग्रॉस ब्लॉक देखें तो वो भी 2014 के 2,10,000 करोड़ से बढ़कर 5,13,000 करोड़ हो गया 2025 में। ये तो साफ है इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्क वगैरह में भारी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, वो तो है ही। फिजिकल एसेट्स में बड़ा निवेश हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो ध्यान खींचता है वो है इनटैंजिबल एसेट्स में बढ़ोतरी। हाँ, मैं वही देख रही थी। ये इनटैंजिबल एसेट्स मतलब अमूर्त संपत्ति। जी, ये 2014 में करीब 77,000 करोड़ थी और 2025 में ये 1,85,000 करोड़ से ज्यादा है। बाप रे, ये इतना ज्यादा क्या है इसमें? टेलीकॉम में इसका सीधा मतलब होता है स्पेक्ट्रम, लाइसेंस, थोड़ी बहुत गुडविल। तो ये दिखाता है कि कंपनी की संपत्ति का एक बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा अब फिजिकल चीजों में नहीं है। जमीन, बिल्डिंग, मशीनें, वो नहीं, ये है अधिकार, लाइसेंस, सबसे जरूरी स्पेक्ट्रम, 4G का, 5G का। अच्छा, तो एक तरह से ये भविष्य के लिए खरीदे गए राइट्स हैं। बिल्कुल, ये भविष्य पर लगाया गया दाव है। डेटा की लड़ाई जीतने के लिए स्पेक्ट्रम तो चाहिए ही। तो अगर हम सब जोड़ कर देखें, इस पूरे दशक में एयरटेल ने जबरदस्त तरीके से एक्सपैंड किया, इसके लिए भारी कर्ज भी उठाया
और उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा इंटैंजिबल एसेट्स, खासकर स्पेक्ट्रम खरीदने में लगाया। ये स्ट्रैटेजी उस समय के टेलीकॉम सेक्टर के बारे में या कंपनी की सोच के बारे में क्या बताती है? इसमें रिस्क कितना था? हाँ, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल उस दौर की कहानी कहती है। भारत का टेलीकॉम मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, गला काट कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही थी, फिर जियो भी आ गया। तो मार्केट में टिके रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए स्पेक्ट्रम में भारी निवेश करना मजबूरी भी थी और जरूरत भी। एयरटेल ने भविष्य के डेटा मार्केट पर बड़ा दांव लगाया, लेकिन हाँ, रिस्क तो है ही। जब आप इतना कर्ज लेकर ऐसी संपत्ति में निवेश करते हैं जो दिखती नहीं, जिसे छू नहीं सकते। हाँ, मतलब स्पेक्ट्रम से पैसा कमाना। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि क्या इन महंगे स्पेक्ट्रम से उतना रेवेन्यू और प्रॉफिट आ पाएगा जिससे कर्ज चुकाया जा सके, शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिले, वो भी तब जब मार्केट में प्राइस वॉर चलता रहता है। तो कुल मिलाकर एयरटेल की बैलेंस शीट इस दशक में पूरी तरह बदल गई है। साइज बहुत बड़ा हो गया है, एसेट्स बढ़े, रिजर्व्स भी बढ़े, पर साथ ही कर्ज का पहाड़ भी खड़ा हो गया है और एसेट्स का नेचर भी बदल गया है, इंटैंजिबल ज्यादा हो गए हैं। जी हाँ, और यहीं से वो एक सोचने वाली बात निकलती है कि जब किसी कंपनी के पास इतनी ज्यादा इंटैंजिबल संपत्ति हो, स्पेक्ट्रम जैसी, और उसे फाइनेंस करने के लिए भारी कर्ज भी हो, तो भविष्य में उसकी असली कीमत, उसकी वैल्यू और उसका रिस्क किन चीजों पे टिका होगा? क्या ये मैनेजमेंट की काबिलियत पर होगा, या सरकार की पॉलिसीज पर, या फिर टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है उस पर, या सबसे जरूरी कि वो उस महंगे स्पेक्ट्रम को कितने अच्छे से इस्तेमाल करके पैसा बना पाते हैं? ये सवाल अब एयरटेल के लिए और इस सेक्टर के लिए बहुत अहम है, सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम भारतीय एयरटेल के कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक के मतलब अनुमानित आंकड़े भी हैं, सब करोड़ों रुपए में हैं। हाँ, ये आंकड़े असल में कंपनी की कहानी बताते हैं, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। एक तरह से कंपनी की कह सकते हैं वित्तीय सेहत का एक्सरे है ये। बिल्कुल। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एयरटेल अपने इतने बड़े प्लान्स जैसे वो 5G वगैरह ला रहे हैं, उसके लिए पैसा मैनेज कैसे कर रही है। पहली नजर डालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर, मतलब रोजमर्रा के कामकाज से जो कैश आता है। हाँ, यहाँ क्या ट्रेंड दिख रहा है? आंकड़े तो काफी ऊपर नीचे होते रहे हैं पहले, लेकिन हाल के सालों में खासकर मुझे लगता है 2021 के बाद एक अच्छी खासी बढ़त दिखती है। हाँ, बिल्कुल। 2025 का अनुमान तो देखिए लगभग 98,332 करोड़ का है। ये तो काफी बड़ा नंबर है। और ये बढ़ोतरी जो है वो मुख्य रूप से प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कामकाज से जो मुनाफा हो रहा है उसकी वजह से है। पर ये पूरी कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए, कंपनी का मुनाफा बढ़ना एक बात है और उसके हाथ में असल में कैश कितना आ रहा है वो दूसरी बात हो सकती है। इसमें वो वर्किंग कैपिटल के बदलाव, मतलब रोजमर्रा के लेन देन में कितना पैसा फंसा है, जैसे उधार वसूलने में देरी या सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करना। बिल्कुल, वो सब। और फिर ब्याज और टैक्स चुकाने के बाद जो बचता है वो होता है असली ऑपरेटिंग कैश। तो हाँ, मुनाफा बढ़ रहा है जो बहुत अच्छा संकेत है, पर कैश फ्लो पर इन बाकी चीजों का भी असर देखना जरूरी है। समझ गई। तो मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो मजबूत हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि कंपनी इस पैसे का कर क्या रही है। यहीं पर शायद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आती हैं। हाँ, बिल्कुल, निवेश गतिविधियां। और यहाँ तो तस्वीर बिल्कुल उल्टी दिख रही है। यहाँ तो पैसा लगातार बाहर जाता दिख रहा है, वो भी बहुत भारी मात्रा में। सही कह रहे हैं। खासकर फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड वाला जो आइटम है, मतलब नई संपत्ति खरीदने पर जो खर्च है, वो तो हर साल बहुत ज्यादा है। 2025 का अनुमान ही देख लीजिए, 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का। हाँ, और ये जो भारी भरकम खर्च है ना, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं, ये साफ इशारा करता है कि एयरटेल बहुत बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। ये शायद वो 5G नेटवर्क को देश भर में फैलाने के लिए हो सकता है, या अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए। अच्छा। देखिए, कंपटीशन इतना तगड़ा है जियो से और बाकी कंपनियों से, तो उनको ये निवेश करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये कंपनी पर एक बड़ा वित्तीय दबाव भी डालता है। मतलब इतना पैसा लगाना है तो भविष्य में तगड़े रिटर्न की उम्मीद भी रखनी होगी। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ से कमाई अच्छी हो रही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। हाँ। तो क्या ये जो रोज की कमाई है वो इस बड़े खर्च के लिए काफी है,
या फिर पैसा कहीं और से भी लाना पड़ रहा है? बहुत सा सवाल है ये, और इसका जवाब हमें मिलता है तीसरी कैटेगरी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी वित्तीय गतिविधियों में। ओके। और यहाँ भी आप देखेंगे बड़े बड़े आंकड़े हैं। देखिए, कंपनी लगातार कर्ज उठा रही है, मतलब प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, और साथ ही पुराना कर्ज चुका भी रही है, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स। हाँ, दोनों ही नंबर काफी बड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल। मार्च 2021 का ही उदाहरण लें, करीब 32,728 करोड़ का नया कर्ज लिया और 44,544 करोड़ का पुराना कर्ज चुकाया भी। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ऑपरेटिंग मुनाफा अकेले इतने बड़े निवेश जो कैपेक्स हो रहा है उसके लिए काफी नहीं पड़ रहा है। अच्छा। और कंपनी को बाहरी फंडिंग, खासकर कर्ज पर काफी निर्भर रहना पड़ रहा है। और मैंने देखा कि बीच बीच में शेयर्स जारी करके भी पैसा जुटाया गया है, जैसे 2020 और 2021 में। वो भी काफी बड़े अमाउंट थे। तस्वीर क्या उभर रही है? बताइए। देखिए, कंपनी अपने ऑपरेशन से अच्छा पैसा कमा रही है, उसमें सुधार भी है, लेकिन भविष्य में ग्रोथ के लिए, खासकर टेक्नोलॉजी में आगे रहने के लिए, वो बहुत ही ज्यादा निवेश कर रही है। हाँ। और इस निवेश और अपनी रोज की जरूरतों के बीच जो गैप आ रहा है, उसे भरने के लिए उसे कर्ज या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। इसीलिए शायद वो नेट कैश फ्लो, मतलब कुल मिला के साल के अंत में कैश बढ़ा या घटा, उसमें इतना उतार चढ़ाव दिखता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एकदम सही। वो इसी संतुलन साधने की कोशिश का नतीजा है। ऑपरेशन से कैश लाओ, निवेश में लगाओ, और जो कमी पड़े उसे फाइनेंसिंग से पूरा करो। तो कुल मिलाकर कहें तो एयरटेल एक तरह से काफी हाई स्टेक गेम खेल रही है। मतलब तगड़ा निवेश करो, जिसके लिए बाहर से पैसा भी जुटाओ, और उम्मीद करो कि भविष्य में इस निवेश से इतनी कमाई होगी कि कर्ज भी आसानी से चुक जाए और मुनाफा भी बढ़ता रहे। हाँ, बिल्कुल यही कह सकते हैं। मुख्य रुझान साफ हैं। ऑपरेशन से बढ़ता हुआ कैश, बहुत भारी निवेश खासकर फिक्स्ड एसेट्स में, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर, खासतौर पर कर्ज पर एक मजबूत निर्भरता। तो हमने देखा कि एयरटेल कैसे अपने कैश को मैनेज कर रही है, ऑपरेशन से जो कमाई आ रही है उसे निवेश में लगा रही है, और उस बड़े निवेश को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंसिंग, मतलब कर्ज और इक्विटी का सहारा ले रही है। हाँ, और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में टेक्नोलॉजी पर इतने बड़े पैमाने पर निवेश करना और साथ ही इस भारी कर्ज के बोझ को संभालना, इन दोनों के बीच एयरटेल संतुलन कैसे बनाए रखेगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या ऑपरेशन से होने वाली कमाई इसी रफ्तार से बढ़ती रहेगी कि वो इस निवेश और कर्ज दोनों को आराम से संभाल सके? ये वो पहेली है जिस पर आगे सबकी नजरें टिकी रहेंगी। स्वागत। आज हम एयरटेल के कुछ कह सकते हैं जरूरी वित्तीय आंकड़ों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये आंकड़े एक श्रोता ने भेजे हैं, मार्च 2014 से लेकर मार्च 2025 तक के, जिसमें कुछ अनुमानित भी हैं। सही। और हमारा मकसद है इन नंबर्स से कंपनी की, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है और प्रॉफिटेबिलिटी का क्या हाल है, ये समझना। बिल्कुल। हम कुछ खास रेशियोज देखेंगे, जैसे डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, डेज पेएबल, और हाँ, ROCE भी। ये सब हमें कंपनी के कामकाज, कैश मैनेजमेंट और मुनाफे के बारे में काफी कुछ बताएंगे। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? डेटा डेज से? हाँ ठीक है, डेटा डेज से शुरू करते हैं। तो आंकड़े दिखाते हैं कि मार्च 2014 में ये करीब 27 दिन थे। हाँ। और मार्च 2023 में ये घटकर सिर्फ 10 दिन रह गए। बाप रे, 10 दिन? ये तो बहुत तेज है। लेकिन फिर मार्च 2025 का जो अनुमान है वो वापस 16 दिन का है। तो ये उतार चढ़ाव क्या बताता है? देखिए, डेटा डेज का मतलब है कि कंपनी को अपने ग्राहकों से, मतलब उधार पर बेचे गए माल का पैसा वसूलने में औसतन कितने दिन लगते हैं। अच्छा। तो दिनों का कम होना, जैसे 10 दिन हो जाना, ये दिखाता है कि पैसा बहुत जल्दी वापस आ रहा था। कैश फ्लो के लिए ये बहुत अच्छा है। जाहिर है। लेकिन फिर 16 दिन का अनुमान ये दिखाता है कि शायद वसूली में थोड़ी नरमी आ सकती है। हो सकता है कोई पॉलिसी बदली हो या मार्केट में कुछ बदलाव हो। मतलब 10 दिन शायद एकदम पीक एफिशिएंसी थी और 16 दिन थोड़ा नॉर्मल की तरफ वापसी। हो सकता है, ये देखना होगा। अब अगला आंकड़ा देखें, इन्वेंट्री डेज। हाँ, इन्वेंट्री डेज ये मार्च 2016 में 21 दिन थे, फिर 2022-23 में ये 13 दिन के आसपास आ गए, और 2025 का अनुमान फिर 16 दिन का है। सही। तो ये क्या दिखाता है? माल कितनी जल्दी बिक रहा है। बिल्कुल। इन्वेंट्री डेज बताते हैं कि कंपनी अपना स्टॉक, अपना माल बेचने से पहले औसतन कितने दिन रखती है। अच्छा, तो यहाँ भी देखिए 21 से 13 दिन होना मतलब माल तेजी से निकल रहा था, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा था। और फिर 16 दिन, ये भी बहुत ज्यादा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। 13 से 16 दिन का बदलाव बहुत बड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी हद तक स्थिर है।
कोई बहुत चिंता की बात नहीं लगती इसमें। ठीक है, अब आते हैं डेज पेबल पर, और ये आंकड़े तो काफी अलग हैं। ये नेगेटिव में है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। मार्च 2014 में -105 दिन थे। और मार्च 2020 में तो -257 दिन तक पहुंच गए। सोचिए, और 2024-25 का अनुमान -161 दिन का है। तो पहली बात, ये नेगेटिव क्यों है और इसका मतलब क्या हुआ? -257 दिन। देखिए, डेज पेबल का मतलब होता है कि कंपनी अपने सप्लायर्स को, जिनसे वो माल या सेवाएं खरीदती है, उनको पेमेंट करने में औसतन कितने दिन लेती है। ठीक है। अब नेगेटिव आंकड़ा ये बताता है कि कंपनी को अपने ग्राहकों से पैसा पहले मिल जाता है और वो अपने सप्लायर्स को पेमेंट बाद में करती है। ओह, मतलब सप्लायर के पैसे देने से पहले ही ग्राहक का पैसा जेब में। बिल्कुल, ये कैश फ्लो के लिए तो जबरदस्त स्थिति है। ये दिखाता है कि सप्लायर्स के साथ कंपनी की मोल भाव करने की ताकत, नेगोशिएटिंग पावर बहुत मजबूत है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। -257 दिन का मतलब है कि कंपनी करीब 9 महीने तक सप्लायर का पैसा इस्तेमाल कर रही थी पेमेंट करने से पहले। हाँ, एक तरह से सप्लायर से वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिल रही थी। तो फिर इस सबका असर कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज पर क्या पड़ता होगा? हमारे पास सीधे आंकड़े तो नहीं है, पर अंदाजा तो लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, कैश कन्वर्जन साइकिल CCC मापता है कि आपने इन्वेंट्री में पैसा लगाया, उसे बेचा और फिर ग्राहक से कैश वसूला। इस पूरे चक्र में कितना समय लगा? ठीक। इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस डेज पेएबल, ये मोटा मोटा फॉर्मूला होता है। अच्छा। अब अगर डेज पेएबल इतना ज्यादा नेगेटिव है तो ये पूरे CCC को बहुत कम कर देगा। हो सकता है CCC भी नेगेटिव हो जाए। अब नेगेटिव सीसी मतलब पैसा लगाने से पहले ही पैसा हाथ में आ गया। हाँ, इसका मतलब है कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए बाहर से वर्किंग कैपिटल लोन लेने की बजाय अपने ऑपरेशन से ही कैश जनरेट कर रही है। वर्किंग कैपिटल डेज भी बहुत कम, शायद नेगेटिव हो जाएंगे। ये तो कमाल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी हुई, है ना? ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। चलिए अब एफिशिएंसी से आगे बढ़कर मुनाफे की बात करते हैं। ROCE%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, ये बहुत जरूरी मैट्रिक है। तो 2014 में ये 10% था, फिर 2019 आते आते ये गिरकर सिर्फ 3% रह गया। हाँ, ये गिरावट काफी तेज थी, चिंताजनक थी उस समय। लेकिन उसके बाद सुधार हुआ। 2024 में ये 13% पर है और 2025 का अनुमान 15% का है। तो ये वी शेप रिकवरी दिख रही है एक तरह से। बिल्कुल, ROC हमें बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाई गई कुल पूंजी पर, चाहे वो शेयर होल्डर्स का पैसा हो या उधार लिया हुआ, कितना रिटर्न कमा रही है। 2019 में 3% तक गिरना, इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद इंडस्ट्री में प्राइस वॉर चल रहा था, भारी डिस्काउंट देने पड़ रहे थे। हाँ, वो दौर था काफी कंपटीशन का। या फिर 4G नेटवर्क बनाने में जो भारी निवेश हुआ, उसका असर हो सकता है। कैपिटल तो लग गया पर रिटर्न आने में समय लगा। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो 13% और 15% का स्तर दिख रहा है, वो तो 2014 के 10% से भी बेहतर है। सही कहा। यह दिखाता है कि कंपनी न केवल उस मुश्किल दौर से उभर गई, बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को पहले से भी बेहतर स्तर पर ले आई है। शायद निवेश का फायदा अब मिल रहा है या कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एयरटेल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी खासतौर पे कैश मैनेजमेंट में बहुत मजबूत दिखती है, खासकर वो नेगेटिव डेज पेएबल। हाँ, वो तो है। बीच में मुनाफे पर दबाव आया, ROCE गिरा, लेकिन अब वो भी पटरी पर लौट आया है और पहले से बेहतर दिख रहा है। बिल्कुल, ये एक अच्छी तस्वीर पेश करता है। लेकिन हाँ, ये आंकड़े हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं। किस बारे में? कि भविष्य में क्या होगा। जैसे 5G का रोल आउट है, इसमें फिर भारी निवेश लगेगा। हाँ बिल्कुल। सरकारी नीतियां कैसे बदलती हैं, स्पेक्ट्रम की कीमतें क्या रहती हैं, और कंपटीशन, जियो या दूसरी कंपनियां क्या करती हैं। हाँ, ये सब बाहरी फैक्टर्स हैं जो एयरटेल की इस एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को आगे प्रभावित कर सकते हैं। तो इन आंकड़ों के साथ साथ इन बाहरी फैक्टर्स पर भी नजर रखनी होगी। सही कहा। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये ट्रेंड्स आगे कैसे बढ़ते हैं। चलिए, इस विश्लेषण के लिए और ये आंकड़े साझा करने के लिए श्रोता का धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद, काफी जानकारी मिली। नमस्कार, आज हमारे सामने एयरटेल के शेयर होल्डिंग पैटर्न के कुछ दिलचस्प आंकड़े हैं जी। जून 2022 से मार्च 2025 तक के। स्रोत है 08airtelShareholding.pdf।
तो देखते हैं कि इस दौरान कंपनी के मालिकाना हक में क्या उतार चढ़ाव आए हैं। बिल्कुल। मतलब कौन खरीद रहा था, कौन बेच रहा था, और इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये आंकड़े हमें प्रमोटर्स, फिर विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs और DIIs मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक और आम जनता के निवेश पैटर्न को समझने में काफी मदद करेंगे। और हाँ, जैसा कि स्रोत में भी जिक्र है, सितंबर 2022 के बाद क्लासिफिकेशन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो वो बात ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो शुरुआत प्रमोटर्स से करते हैं। यहाँ तो हिस्सेदारी घटती दिख रही है। हाँ, जून 2022 के 55.93% से मार्च 2025 तक 52.42% पर आ गई। ये करीब 3-3.5% की गिरावट हुई। हाँ, ये एक मतलब क्रमिक गिरावट है। क्या ये सामान्य है या कुछ खास संकेत देता है? देखिए, अगर हम स्रोत में दिए गए प्रमुख प्रमोटर नामों को देखें, जैसे भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड है, पेस्टल लिमिटेड है जी, इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, विरिडियन लिमिटेड, तो उनकी कुल होल्डिंग धीरे धीरे कम हुई है। अब देखिए, प्रमोटरों का हिस्सा कम करने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे हो सकता है फंड जुटाना हो या कोई स्ट्रैटेजिक बदलाव हो, पर मतलब बिना और जानकारी के पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। ठीक है, तो प्रमोटर थोड़ी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का क्या? यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग लग रही है। हाँ, यहाँ इंटरेस्टिंग है। जून 2022 में 18.54% से शुरू होकर दिसंबर 2024 तक ये आंकड़ा 25% को पार कर गया और मार्च 2025 में 25.41% पर पहुंच गया। जी हाँ। ये तो काफी बड़ी उछाल है। हाँ, FIIs का रुझान बिल्कुल उलट है प्रमोटर से, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। स्रोत में देखिए, यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, गूगल इंटरनेशनल LLC, हाँ, गूगल भी है, और गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल जैसे बड़े मतलब वैश्विक निवेशकों का जिक्र है। उनकी हिस्सेदारी का लगभग 18.5% से बढ़कर 25% के पार जाना, हाँ खासकर तब जब प्रमोटर अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। हाँ, ये वाकई एयरटेल की तरफ विदेशी संस्थागत निवेशकों के मजबूत होते भरोसे की तरफ इशारा करता है। अच्छा, शायद वे कंपनी के भविष्य के प्लान्स या फिर भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ को लेकर काफी पॉजिटिव है। अच्छा, तो FIIs तो जमकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs, उनका क्या रुख रहा? क्या उन्होंने भी FIIs जैसा जोश दिखाया या फिर वे किनारे पर रहे? उनका आंकड़ा जून 2022 में 20.22% था और मार्च 2025 में 19.23%। हाँ, 19.23% पर। ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है इसमें तो। सही कहा, बिल्कुल। DIIs की हिस्सेदारी इस पूरी अवधि में काफी हद तक स्थिर रही है, हालांकि बीच में थोड़े मामूली उतार चढ़ाव जरूर दिखे। अच्छा, स्रोत में LIC, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड और NPS ट्रस्ट, ये सब बड़े घरेलू नाम हैं। हाँ, बड़े नाम है। तो इनकी स्थिरता ये दिखाती है कि देश के बड़े संस्थागत निवेशक एयरटेल पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं। भले ही उन्होंने FIIs की तरह बहुत आक्रामक खरीदारी ना की हो, ये एक तरह से बैलेंस बनाए रखने जैसा है। और फिर आते हैं आम निवेशक यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये जून 2022 में 5.26% थी, जो मार्च 2025 तक घटकर सिर्फ 2.75% रह गई, मतलब करीब आधी हो गई है। तो हाँ, पब्लिक या कह लें रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी में काफी कमी आई है, खासकर अगर हम FIIs की बढ़ती हिस्सेदारी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो। सही। ऐसा लगता है कि जहां बड़े संस्थागत निवेशक, खासकर विदेशी वाले, शेयर खरीद रहे थे, वहीं शायद छोटे निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे थे। एक और दिलचस्प आंकड़ा है शेयर धारकों की कुल संख्या का। हाँ, वो भी है। जून 2022 में करीब 7,86,000 शेयर होल्डर थे। बीच में संख्या कुछ कम हुई, लेकिन मार्च 2025 तक बढ़कर 8,33,000 से ज्यादा हो गई। इसका क्या मतलब निकाला जाए? परसेंटेज होल्डिंग कम हुई पर शेयर होल्डर्स बढ़ गए। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। पब्लिक होल्डिंग प्रतिशत कम होने के बावजूद कुल शेयर धारकों की संख्या का बढ़ना, ये संकेत दे सकता है कि शायद कम वैल्यू के शेयर खरीदने वाले नए रिटेल निवेशक जुड़े हों। हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि संस्थागत निवेशकों की संख्या में ही वृद्धि हुई हो। स्रोत में इसका डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं है, पर यह पैटर्न इंटरेस्टिंग जरूर है। तो कुल मिलाकर इस पूरी अवधि का सार क्या निकलता है? इन सारे आंकड़ों को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है हमारे सामने? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो प्रमोटर धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है,
दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs वो एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी काफी बढ़ा रहे हैं, जो उनके बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को दिखाता है। घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs वो लगभग स्थिर बने हुए हैं, जो उनके निरंतर भरोसे का प्रतीक है, कह सकते हैं। हाँ। और आम पब्लिक की हिस्सेदारी वो कम हुई है, और शेयर धारकों की संख्या में बढ़ोतरी एक अलग पहलू है जिस पर शायद और गौर किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो प्रमोटर नीचे, FIIs ऊपर, DIIs स्थिर और पब्लिक नीचे, ये है मुख्य रुझान। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या? कि भाई जिस तरह से प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, उसके बावजूद FIIs का आकर्षण बढ़ रहा है और DIIs भी टिके हुए हैं, तो ये एयरटेल के भविष्य को लेकर बड़े संस्थागत निवेशकों के नजरिए के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है। क्या वे कंपनी में ऐसी कोई क्षमता या स्थिरता देख रहे हैं जो शायद अभी आम निवेशक की नजर से थोड़ी दूर है? इस पर जरूर सोचना चाहिए। नमस्कार, आज हम भारतीय एयरटेल से जुड़े एक दस्तावेज पर नजर डाल रहे हैं। ये क्रिसिल का 14 मई 2025 का क्रेडिट बुलेटिन है। आज हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एयरटेल की क्रेडिट स्थिति पर इसमें क्या नया है और ये जो रेटिंग्स दी गई हैं, इनका मतलब क्या है। ध्यान रहे, हमारी ये बातचीत बस इसी बुलेटिन पर ही आधारित होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और ये शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है कि ये बुलेटिन असल में RBI की एक जरूरत के हिसाब से निकाला गया था। इसका मकसद सिर्फ एयरटेल की जो बैंकवार सुविधाएं हैं उनकी लिस्ट अपडेट करना था। रेटिंग्स के पीछे का जो पूरा लॉजिक है वो अगस्त 2024 के एक पिछले दस्तावेज में है। वो अभी हमारे पास है नहीं, तो इसे एक अपडेट ही समझिए। अच्छा, तो ये सिर्फ एक लिस्टिंग अपडेट है, कोई नई रेटिंग एक्शन नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन से बैंक हैं और किस तरह की फैसिलिटीज का जिक्र है? इसमें कई बड़े नाम हैं। HDFC बैंक, सिटी बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और भी कई। सुविधाओं की बात करें तो इसमें लंबी अवधि के लोन हैं, फिर फंड आधारित और गैर फंड आधारित दोनों तरह की क्रेडिट लाइंस शामिल हैं। फंड आधारित और गैर फंड आधारित, इसमें क्या फर्क होता है आसान शब्दों में? हाँ जरूर। देखिए, फंड आधारित मतलब वो सुविधाएं जहां बैंक सीधा पैसा देता है, जैसे टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन। और दूसरी तरफ गैर फंड आधारित वो हैं जहां बैंक पैसे की गारंटी देता है पर सीधा पैसा नहीं देता, जैसे बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। एयरटेल ने जाहिर है दोनों तरह की सुविधाओं का इस्तेमाल किया है, जो बड़ी कंपनियों के लिए काफी आम बात है। समझ गई। अब रेटिंग्स पर आते हैं। इसमें जो बात ध्यान खींच रही है वो ये कि लगभग सभी लंबी अवधि की और फंड आधारित सुविधाओं पर क्रिसिल ने एक जैसी ही रेटिंग दी है। बिल्कुल सही कहा। ज्यादातर सुविधाओं को क्रिसिल AA+ पॉजिटिव रेटिंग मिली है, और कुछ जो छोटी अवधि की गैर फंड आधारित सीमाएं हैं उनको क्रिसिल A1+ रेटिंग दी गई है। अब इन रेटिंग्स का मतलब समझना जरूरी है। AA+ रेटिंग ये बताती है कि कंपनी की अपने वित्तीय दायित्व, मतलब कर्ज वगैरह, टाइम पर चुकाने की क्षमता बहुत मजबूत है, रिस्क काफी कम है। और ये जो AA+ के साथ पॉजिटिव आउटलुक लगाए, इसका क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव आउटलुक एक इशारा है कि क्रिसिल को लगता है कि आगे चलकर हालात और सुधर सकते हैं। मतलब रेटिंग AA+ से बढ़कर AAA भी हो सकती है, जो कि सबसे ऊंची रेटिंग होती है। ये कंपनी के अच्छे प्रदर्शन या बेहतर होती माली हालत की तरफ इशारा करता है। और वो जो A1+ रेटिंग है वो छोटे अवधि के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दी जाने वाली सबसे ऊंची रेटिंग है। मतलब शॉर्ट टर्म में पेमेंट करने की क्षमता बेहतरीन है। ये काफी दिलचस्प है कि इतने सारे अलग अलग बैंकों से ली गई अलग अलग तरह की सुविधाओं पर एक ही जैसी हाई रेटिंग बनी हुई है। ये एयरटेल के बारे में क्या बताता है? हाँ, ये कई बातें बताता है। एक तो ये कि मई 2025 तक क्रिसिल की नज़र में एयरटेल की क्रेडिट प्रोफाइल काफ़ी मजबूत और स्थिर थी। दूसरा, इतने सारे बैंकों में एक जैसी रेटिंग होना दिखाता है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति पर एक तरह का व्यापक भरोसा है। ये एयरटेल के लिए अच्छा है, क्योंकि अच्छी रेटिंग से आगे फंड जुटाना आसान और शायद सस्ता भी हो सकता है, खासकर 5G विस्तार या दूसरे बड़े प्लान्स के लिए। और क्रिसिल जिसने ये रेटिंग दी है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। क्रिसिल, हाँ, भारत की एक बहुत जानी मानी और पुरानी रेटिंग एजेंसी है, अब S&P ग्लोबल का हिस्सा है। इन्होंने ही 1987 में भारत में क्रेडिट रेटिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो इनकी रेटिंग्स को बाजार में काफी गंभीरता से लिया जाता है। लेकिन क्रिसिल खुद भी कुछ जरूरी बातें साफ करती है इस दस्तावेज में, है ना? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि क्रिसिल की रेटिंग्स सिर्फ उनकी राय हैं, ओपिनियन है।
ये कोई निवेश करने या ना करने की सलाह नहीं है। लोगों को कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक और बात है, पारदर्शिता के लिए क्रिसिल के जो डायरेक्टर्स हैं वो रेटिंग कमेटी की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज एयरटेल की मई 2025 तक की मजबूत क्रेडिट स्थिति दिखाता है। कई बैंकों में फैली हुई है ये स्थिति और भविष्य में सुधार की संभावना भी है पॉजिटिव आउटलुक के साथ। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक अपडेट है। पूरा विश्लेषण अगस्त 2024 वाले दस्तावेज में होगा। बिल्कुल, ये हमें एक तस्वीर का छोटा सा हिस्सा दिखाता है। पूरी तस्वीर और रेटिंग के पीछे के जो डिटेल्ड कारण हैं उनके लिए वो अगस्त वाला दस्तावेज देखना होगा। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्रेडिट रेटिंग्स की समीक्षा होती कब है और वो कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिनसे भविष्य में इनमें बदलाव आ सकता है। जैसे इंडस्ट्री में कोई बड़ा बदलाव आ जाए, या कर्ज का लेवल बहुत ऊपर नीचे हो जाए, या फिर कंपनी की प्रॉफिट कमाने की क्षमता बदल जाए। तो मोटे तौर पर ये क्रिसिल बुलेटिन एयरटेल के बड़े बैंकिंग नेटवर्क और उस वक्त की उनकी ठोस क्रेडिट रेटिंग्स AA+ पॉजिटिव और A1+ को दर्शाता है। हाँ, और यहां से एक सोचने वाली बात निकलती है, किसी कंपनी की क्रेडिट हेल्थ पर नजर रखने के लिए सिर्फ रेटिंग्स के अलावा और किन बाहरी संकटों पर ध्यान देना चाहिए। और यह भी सोचने वाली बात है कि एयरटेल जैसी इतनी बड़ी कंपनी इतने सारे बैंकों के साथ इतने अलग अलग और बड़े कर्जों को मैनेज कैसे करती होगी। ये अपने आप में ही काफी जटिल काम है। इस पर आगे सोचा जा सकता है। नमस्कार, आज हम भारतीय एयरटेल की जो हालिया तिमाही नतीजे आए हैं उस पर बात करेंगे। जी, हमारे पास है एयरटेल की 14 मई 2025 की जो अर्निंग्स कॉल हुई थी उसकी ट्रांसक्रिप्ट। तो देखते हैं कि इस कॉल से एयरटेल के प्रदर्शन, उनकी रणनीति और भविष्य की योजनाओं के बारे में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पिछला वित्तीय वर्ष गया 2025 ये कैसा रहा। सुना है भारत में तो प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। हाँ, भारत में अगर देखें तो राजस्व में करीब 15% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। ये काफी मजबूत आंकड़ा है। हाँ, हालांकि ये भी सच है कि अफ्रीका में जो करेंसी की दिक्कतें चल रही हैं उसका थोड़ा असर दिखा है। अच्छा। और एक और अहम बात, उन्होंने कुछ महंगा सरकारी कर्ज भी चुकाया है इस दौरान। हाँ, ये कर्ज चुकाने वाली बात मैंने भी नोट की। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक रूटीन काम नहीं लगता, ये उनकी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। कर्ज कम करना मतलब पिछले 2 सालों में देखें तो करीब 42,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम से जुड़ा कर्ज उन्होंने चुका दिया है। ओह, ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, इससे न सिर्फ उनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है बल्कि शायद भविष्य के लिए जैसे 5G वगैरह में बड़े निवेश के लिए हाथ भी खुलते हैं। अभी जो ये तिमाही गई Q4 उसमें भी करीब 6,000 करोड़ का कर्ज चुकाया है। अच्छा, ये दिलचस्प है। एक तरफ तो ये कर्ज कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो मोबाइल आरपीयू है, हाँ, आरपीयू वो 245 रुपए पर ही अटकी हुई है, लगभग स्थिर। और वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में जो टैरिफ की संरचना है वो टूटी हुई है। ये तो काफी बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो सीधे सीधे दाम बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं? इशारा तो बिल्कुल उसी तरफ है। उनका मानना है कि जो मौजूदा मॉडल है ना, कि बस एक ही रेट है सबके लिए, वो अब ठीक नहीं बैठ रहा। वो चाहते हैं कि एफ को बदला जाए। मतलब शायद ऐसा हो कि जो कम डेटा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए कुछ सस्ते पैक हों। अच्छा। और जो बहुत ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए अलग और शायद थोड़े महंगे पैक लाए जाएं। और वो इसे सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री की सेहत के लिए और भविष्य में निवेश जारी रखने के लिए, खासकर 5G जैसी टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी मान रहे हैं। समझ गई। तो मोबाइल में तो ये टैरिफ वाली चुनौती साफ दिख रही है। अब दूसरी तरफ देखते हैं ब्रॉडबैंड में क्या चल रहा है। वहां तो काफी मौके दिख रहे हैं। हाँ, ब्रॉडबैंड में काफी हलचल है। हाँ, जैसे IPTV लॉन्च किया है, एप्पल TV और म्यूजिक के साथ पार्टनरशिप की है, और दूर दराज के इलाकों के लिए तो स्टारलिंक के साथ भी समझौता हुआ है। बिल्कुल, ब्रॉडबैंड को वो एक बहुत बड़े अवसर की तरह देख रहे हैं। उनका लक्ष्य है करीब 80-90 मिलियन घरों तक पहुंचना। अभी वो करीब 46 मिलियन पर है। तो दुगना करने का इरादा है लगभग। हाँ, और इसमें उनकी रणनीति दोहरी है। एक तो फाइबर यानी FTTH जो सीधा घर तक फाइबर ले जाता है, और दूसरा है फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस मतलब FWA। ये उन जगहों के लिए बहुत अहम है जहां भी फाइबर नहीं पहुंचा है। अच्छा, ये FWA कितना जरूरी है उनके लिए? काफी जरूरी लग रहा है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 40-45% जो नए ग्राहक जुड़ रहे हैं वो FWA से ही आ रहे हैं, और साथ साथ वो हर तिमाही में फाइबर की पहुंच भी लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और एंटरप्राइज बिजनेस का क्या?
मतलब B2B सेगमेंट, वहां भी कुछ बदलाव दिख रहे हैं? हाँ, वहाँ भी रणनीति बदल रही है। पहले शायद फोकस सिर्फ कनेक्टिविटी देने पर ज्यादा था, लेकिन अब वो कम मार्जिन वाले बिजनेस से थोड़ा हटकर क्लाउड, साइबर सुरक्षा जैसी जो समाधान आधारित सेवाएं हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने अपना टेल्को ग्रेड क्लाउड भी लॉन्च किया है। टेल्को ग्रेड क्लाउड, इसका क्या मतलब हुआ? शायद इसका मतलब है कि वो एंटरप्राइज ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षा, ज्यादा भरोसे वाला क्लाउड समाधान देना चाहते हैं, जो एक टेलीकॉम कंपनी ही दे सकती है। सिर्फ पाइप नहीं, बल्कि पूरा समाधान। और हाँ, डेटा सेंटर्स, ये भी एक बड़ा फोकस एरिया है। यहाँ वो निवेश बढ़ा रहे हैं। अभी उनका मार्केट शेयर शायद 12% से कम है, लेकिन ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ उनकी बड़ी योजनाएं हैं। ग्राहक अनुभव पर भी काफी जोर दे रहे हैं ना? मैंने पढ़ा कि उन्होंने नेटवर्क कवरेज को 100 मीटर ग्रिड तक देखने की क्षमता विकसित की है। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। और स्पैम कॉल रोकने के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे कहते हैं 16% की कमी आई है। हाँ, वो एंटी स्पैम टूल वाकई काफी असरदार लग रहा है। वो बता रहे थे कि प्रति सेकंड 1500 से ज्यादा स्पैम कॉल ब्लॉक कर रहे हैं। बाप रे! ये दिखाता है कि वो सिर्फ कनेक्शन देने पर नहीं, बल्कि सेवा की क्वालिटी पर, छोटी छोटी बारीकियों पर भी कितना ध्यान दे रहे हैं। ये चीजें ग्राहक को जोड़े रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब भविष्य के निवेश यानी कैपेक्स पर आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगले साल मतलब FY26 में ये कम होगा। ऐसा क्यों? मुख्य कारण ये है कि जो ग्रामीण इलाकों में 4G नेटवर्क फैलाने का बड़ा काम था, वो अब काफी हद तक पूरा हो चुका है। अच्छा, तो बड़ा खर्चा हो गया? हाँ, तो अब जो निवेश होगा वो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यानी नेटवर्क के बैकबोन को मजबूत करने, डेटा सेंटर बनाने और क्लाउड जैसी क्षमताओं को बढ़ाने में लगेगा। उनका फोकस अब पूंजी के सही इस्तेमाल और कर्ज घटाने पर बना हुआ है। उनका नेट डेट टू एबिटा अनुपात भी काफी कंट्रोल में है, करीब 1.5 पर। यह दिखाता है कि कंपनी का कर्ज उसकी कमाई के मुकाबले काफी कम है, जो एक अच्छी वित्तीय स्थिति मानी जाती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ऐसा लग रहा है कि एयरटेल अपनी माली हालत सुधार रहा है, कर्ज कम कर रहा है, मोबाइल में कमाई बढ़ाने के लिए टैरिफ में बदलाव की जरूरत महसूस कर रहा है। हाँ, जोर दे रहा उस पर। और साथ ही ब्रॉडबैंड और B2B जैसे जो नए ग्रोथ एरियाज हैं, उन पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, तस्वीर तो यही उभर रही है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है जो सोचने वाला है। क्या? एयरटेल बार बार कह रहा है कि इंडस्ट्री को टैरिफ सुधार की सख्त जरूरत है, ताकि निवेश भी होता रहे और उस निवेश पर अच्छा रिटर्न भी मिले। हाँ, ये बात तो वो कह रहे हैं। पर सवाल यह है कि वो जिस तरह के टैरिफ पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, मतलब कम डेटा वालों के लिए सस्ते पैक, ज्यादा वालों के लिए महंगे, उसे वो असल में लागू कैसे करेंगे? ये मुश्किल हो सकता है। और उससे भी बड़ा सवाल कि इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा और बाजार में जो दूसरी कंपनियां हैं वो इस पर कैसे रिएक्ट करेंगी। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। सही कहा। ये देखना होगा कि ये टैरिफ वाली पहेली कैसे सुलझती है।